आज हम लोग यूपीएससी में साइंस टेक पर कैसे तैयारी करें, क्या उसका सिलेबस है, इस रणनीति पर चर्चा करने जा रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी में सिलेबस को समझना, समझ लीजिए कि आपकी आधी तैयारी हो गई यदि आप सिलेबस को तैयार कर लिए, सिलेबस को सही तरीके से समझ लिए। तो जब भी तैयारी आप करें तो प्री और मेंस का एक ही साथ करें। प्री और मेंस का एक साथ करने से ही आपका आंसर जो है वो कवरेज होता है। जैसे इसका आप एग्जाम्पल देखिए कि ये जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस है, तो उसमें यूपीएससी सीएसई, इसके प्रीलिम्स का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान, सिर्फ इतना ही इसके सिलेबस में लिखा हुआ है, सामान्य विज्ञान। अब ये सामान्य शब्द लिख देने से ऐसा लगता है कि सामान्य है, लेकिन ये सामान्य में बहुत गूढ़ और गहरा रहस्य छुपा हुआ है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये सामान्य विज्ञान में विज्ञान क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए यूपीएससी के लिए। तो इसकी तैयारी में क्या सिलेबस होना चाहिए सामान्य विज्ञान के नाम पर, यदि इसको समझना है तो आपको पीछे जो करीब करीब 8-9 वर्ष के क्वेश्चन हैं, खास करके 2013 से यूपीएससी में कुछ चेंजिंग आया, उसके पैटर्न में कुछ चेंजिंग आया। तो 2013 से यदि आप क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे कि क्या क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जब आप इसका एनालिसिस करेंगे तब आप इसके सटीक सिलेबस पर पहुंच सकते हैं कि क्या क्या इसके सही सिलेबस हैं। तो हम लोग जो भी चर्चा आप करने जा रहे हैं वह 2013 से लेकर के जो 2021 तक के जो प्रश्न आए हुए हैं, इसी को नजर में रखते हुए जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, उस आधार पर हम इस चर्चा को कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सामान्य विज्ञान है तो इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, तो ये फिजिक्स के सिलेबस पढ़ लो या फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, बायोलॉजी पढ़ लो तो आपका जो है सो हो गया तैयारी। ऐसा नहीं है। इसको समझने के लिए आपको एक क्वेश्चन का जो ट्रेंड है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस पर नजर रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो देखिए, जैसे कि सामान्य विज्ञान है और जो मेंस का सिलेबस है उसमें है प्रौद्योगिकी। जो नए नए रिसर्च हो रहे हैं उस पर क्या क्या बातें हैं, तो हम लोग इस चर्चा में ये देख रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखिए, सामान्य विज्ञान को और प्रौद्योगिकी को अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले ये विज्ञान क्या है, विज्ञान हम किसे कहते हैं। तो विज्ञान के बारे में हम लोग ये कहते हैं कि प्रकृति का जो अध्ययन है, प्रकृति के जो सिद्धांतों का अध्ययन है, वो विज्ञान है। तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो है वो सिद्धांतों का अध्ययन है, सिद्धांतों का अध्ययन है, सिद्धांतों का अध्ययन है। तो विज्ञान के अंतर्गत जो प्रकृति के सिद्धांत हैं, इन प्रकृति के सिद्धांतों का अध्ययन है। और प्रौद्योगिकी क्या है, तो इन सिद्धांतों का अनुप्रयोग है, सिद्धांतों का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है। और इन दोनों को मिलाकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप देखिएगा तो प्री में जो क्वेश्चंस आते हैं आपको, वो कोई मान के चलिए कि 8 से लेकर के 15 क्वेश्चंस तक जो है ये आपके प्री में आ जाते हैं। और इसका मार्किंग जाता है 16 से लेकर के 30 मार्क्स तक का अंक आएंगे इसमें। और अगर आप मेंस के बारे में देखेंगे तो अमूमन जो है
3 to 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन मेंस में आते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चंस या तो 10 मार्क्स के होते हैं या 15 मार्क्स के होते हैं। तो आप मान के चलिए कि 40 से 60 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं ये किस में आ गए, मेंस में आ गए। तो और ये जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो पार्ट है, ये वैसे तो पेपर 3 मेंस का पेपर 3 में जो है सो ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लेकिन जब आप इसकी तैयारी करते हैं तो इसकी तैयारी आपको सबसे बड़ा मदद अगर किसी में करेगा तो एसे राइटिंग में करेगा। एसे में एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आप देखेंगे पिछले इन 7-8 वर्षों से प्रतिवर्ष एसे में एक क्वेश्चन विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित होता है, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वह क्वेश्चन लिखने में भी ये नॉलेज आपको क्या करेगा, हेल्पफुल करेगा। तो वहां पर वो एसे में भी आपको क्या हुआ, ये एक मार्क ऑब्टेनिंग हुआ। उसके बाद आप देखिएगा कि जब आप जीएस पेपर 1 देखते हैं तो उसमें जैसे ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट साइंस, ये दोनों का भी कहीं ना कहीं संबंध किसके साथ है, तो विज्ञान के साथ ही है। तो ज्योग्राफी को पढ़ने में भी ये जो कोर साइंस है, इसका नॉलेज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो पेपर 2 है, पेपर 3 में तो है ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पर्यावरण। तो पॉलिटिकल साइंस वगैरह के भी क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के ज्ञान पर आधारित है। आप कहेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या रोल है, जरा हमको आप बताएं। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी में एक सब्जेक्ट है सैरोगेसी। तो अभी सैरोगेसी का जो बिल है वो लोकसभा में पास हुआ। तो सैरोगेसी क्या है, इसको समझने के लिए तो आपको फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में ही आना पड़ेगा। जो उसके मूलभूत जो उसकी जानकारी है, कॉन्सेप्ट है, वो तो विज्ञान प्रौद्योगिकी से आया। राज्यसभा में भी पास नहीं हुआ, यानी फिर एक बार चर्चा चलेगा। तो जब जब आप ये सैरोगेसी शब्द पढ़ेंगे या उस पर बिल, विधेयक जो भी आप पढ़ेंगे, तो पहले आपको किसका ज्ञान होना चाहिए, सैरोगेसी का ज्ञान होना चाहिए। और सैरोगेसी का ज्ञान जो है ये तो आपको डायरेक्टली कहां से मिलेगा, विज्ञान प्रौद्योगिकी से ही मिलेगा। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में जो अलग अलग एनालिसिस किया जा रहा है वो उपग्रहों के माध्यम से किया जा रहा है। तो आए हुए हैं क्वेश्चन उपग्रहों के बारे में। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वही ज्योग्राफी के सारे माने कलई को खोलने का काम करता है। अब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बारे में आप कहां पढ़ेंगे, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन को भी आंसर करने में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आपको मदद करेगा। पॉलिटिकल साइंस के भी कुछ क्वेश्चन है, उसमें भी मदद करेगा। सामाजिक मुद्दों पर जब आप बात करते हैं पेपर 1 में, तो वहां पर भी जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से उसको आप क्या कर सकते हैं, बहुत हद तक क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं तो उसमें आप उसको जोड़ने घटाने का काम कर ही सकते हैं। ऐसे में डायरेक्ट ही जो है सो विज्ञान पर आधारित ऐसे है। लगभग प्रतिवर्ष आप देखिए कि क्वेश्चन में आ ही रहा है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बहुत से लोग ऐसे बोल देते हैं कि तुम लोग आर्ट के स्टूडेंट हो, ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी थोड़ी कम समझ में आ रही है, तो इसको आप थोड़ा साइड लाइन में लेकर चल सकते हैं या इसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि यदि आप इसको छोड़ दीजिएगा तो आपका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप मार्क्स वाइज भी देखिए तो लगभग आपका 100 मार्क्स के हिसाब किताब हर
वर्ष आपको 100 मार्क्स का जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से प्रश्न रहते ही रहते हैं। तो इसलिए ये एक इतना, और दूसरी बात क्या है, आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, भारत के सबसे महत्वपूर्ण पद पर जा रहे हैं। चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, ये जो टोटल सीट्स है उसमें कहीं भी जाएंगे, तो आपके अंदर, एक अधिकारी के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे नहीं हो। तो आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट के बिना आप क्या बढ़िया अधिकारी होइएगा। जहां भी आप जाइएगा आपको सूचना प्रौद्योगिकी की जरूरत पड़ेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ेगी, सारे जगहों पर टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो अगर आप इसको छोड़ करके आगे बढ़ने का कोशिश करेंगे तो पहली बात तो आपको कामयाबी मिलने में क्या हो दिक्कत है। और अगर मान लीजिए आप किसी तरह से कामयाब हो भी गए तो एक कुशल प्रशासक बनने में आपको कई सारी अड़चनें तो जरूर रहेगी। तो आज ठीक करें चाहे कल ठीक करें, ठीक तो आपको करना ही होगा। तो शुरुआत ही अगर आप सही ढंग से करेंगे तो बिल्कुल ये आपके लिए क्या होगा, सही बैठेगा। अब देखिए, सामान्य रूप से ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको अपना जीएस ठीक करना है तो सर्वप्रथम आप 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक का पूरा एनसीईआरटी का किताब जरूर पढ़िए। और जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़िएगा तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना अनिवार्य है। बिना एनसीईआरटी पढ़े हुए आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगा नहीं। तो आप 6ठी क्लास से लेकर के कम से कम 10वीं क्लास तक का तो सबसे पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद रही 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी, तो उसमें आप अगर उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो थोड़ा ज्यादा आपको लेंदी हो जाएगा। तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को छोड़ सकते हैं। लेकिन जो बायोलॉजी है वो आपको 11th और 12th का भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आगे जो बायोटेक्नोलॉजी वगैरह का जो सब्जेक्ट आएगा उसमें वो 11th और 12th का सब्जेक्ट भी जो है सो क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो हम आपको समय समय पर बताएंगे कि उसमें से आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि एक पत्थर है तो मूर्तिकार उसमें अपने जेब से कुछ नहीं जोड़ता है, वो सिर्फ क्या करता है, उसमें से एक्स्ट्रा पत्थर हटाते चला जाता है और मूर्ति बन करके क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। वैसे ही ये जो पूरा एनसीईआरटी है उसमें से क्या चीज रखना है और क्या चीज छोड़ना है, अगर इस बात का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी हो जाती है तो समझ लो आपको विज्ञान प्रौद्योगिकी या किसी भी सब्जेक्ट में आपका 50% तैयारी निश्चित रूप से हो गया। और लगभग 50% ही है हिसाब किताब जो कट ऑफ जाता है। लेकिन तैयारी में समसामयिक घटना जो है, करंट अफेयर्स की जो बातें हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो आप भले ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तैयारी एनसीईआरटी से करें, पर आप इसमें समसामयिक घटनाओं का जो है सो क्या करें, निश्चित रूप से इसमें समावेश करते रहें समय समय पर। और जो कोर विज्ञान है, जो कोर सब्जेक्ट है विज्ञान का, जो मूल सिद्धांत है, उन सिद्धांतों में भी प्रश्न वहां से आते हैं जो समसामयिक होते हैं, जो उस समय न्यूज में होता है। यानी जो चर्चा में है वो पर्चा में होगा, तो जो चर्चा में है वो पर्चा में होगा। इस सत्य को आप समझ लीजिए। तो जो भी चर्चा में रहेगा, न्यूज में रहेगा, उसको आपको फोकस करना जो है वो क्या है, उसी को प्रायोरिटी देना है। लेकिन कुछ ऐसे सिद्धांत हैं, कुछ ऐसे कोर सब्जेक्ट हैं जो भी आपके जानने के लिए बड़ा ही अनिवार्य है। तो अब हम लोग देखिए कि इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ सकते हैं। तो देखिए कि ये जो प्रकृति के सिद्धांतों का अध्ययन है, तो इसमें जो सामान्य विज्ञान है हमारा, जिसमें हम सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, तो इसमें हमारा मूल रूप से देखिए कि जैसे जीव विज्ञान है, जिसको क्या बायोलॉजी कहते हैं, फिर भौतिक विज्ञान है, और तीसरे नंबर में है रसायन विज्ञान।
अब इसमें हम क्या क्या पढ़ें, और जो प्रौद्योगिकी का सेक्शन है आप देखेंगे कि जो प्रीलिम्स का एग्जाम है इसमें भी प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, जबकि सिलेबस कहां दे रखा है, सिलेबस दे रखा है मेंस में। लेकिन अगर आप पिछले 7-8 वर्षों के प्रश्न देखेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन रहता है। तो क्वेश्चन कैसे कैसे रहते हैं, तो ये जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है जिसको कि आप सामान्य विज्ञान कहते हैं, इस सामान्य विज्ञान से डायरेक्टली जो क्वेश्चन है ये करीब करीब 40% के आसपास स्ट्रेट क्वेश्चन रहता है, सीधा, यानी सब्जेक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। और बाकी जो 60% क्वेश्चन है वो अप्लाइड रहता है, यानी अनुप्रयोग से संबंधित क्वेश्चन रहता है। और इस अनुप्रयोग में भी अगर आप देखेंगे तो समसामयिक घटना जो है, करंट अफेयर्स की जो घटना है उस पर आधारित रहता है। तो समसामयिकी जो भी आप अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार में जो विषय चर्चा में है उस चर्चा वाले सब विषय में यदि आपको कहीं पर कोई कठिनाई हो रही है, अब जैसे मान लीजिए गुरुत्वीय तरंग चर्चा में है तो आपको गुरुत्वीय तरंग के बारे में निश्चित रूप से जानना चाहिए। अब आप गुरुत्वीय तरंग जान रहे हैं, ग्रेविटेशनल जो वेव है इसके बारे में देख रहे हैं, तो अन्य तरंगों के बारे में भी जानिए जो फिजिक्स में है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग में कई तरंग हैं, प्रकाश हैं, प्रकाश के सिद्धांत हैं। तो ये सब कोर सब्जेक्ट जहां से 30 से 40% क्वेश्चन आता है। अमूमन अगर आप देखेंगे तो जीव विज्ञान से क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा रहती है, यानी कि यदि आप 10 क्वेश्चन को एवरेज मान लीजिए, जैसे 10 से 15 क्वेश्चन, 8 से 10-15 क्वेश्चन तक का जो हम लोगों ने रेंज लिया है ये पीछे वर्षों में जो प्रीलिम्स में आ रहा है, तो इस 15 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन में निश्चित रूप से 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सीधा सीधी जीव विज्ञान से डायरेक्टली क्वेश्चन रहता है, प्रत्यक्ष क्वेश्चन रहता है। कुछ अप्रत्यक्ष क्वेश्चन भी रहते हैं। भौतिक विज्ञान से भी 1-2 क्वेश्चन रहता ही है। और रसायन विज्ञान के जो क्वेश्चन हैं ये मूल रूप से डेली लाइफ, जो हमारे डेली लाइफ से संबंधित रासायनिक बातें हैं, माने केमिकल्स हैं जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, उससे क्वेश्चन रहता है। अभी आप देखिए 2021 में ही क्वेश्चन आया जो साबुन होते हैं, टॉयलेटरी होते हैं, उसमें इनमें से कौन सा केमिकल का इस्तेमाल होता है। अब आप साबुन वगैरह खरीदते हैं तो उस पर जो इंग्रेडिएंट्स उसके होते हैं उसका उस पर लिस्ट दिया रहता है। तो जो बैक्टीरिया को किल करने वाला साबुन है, जब ये कोरोना काल चला तो ऐसे साबुन ज्यादा बिकने शुरू हुए जो मेडिकेटेड सोप थे। टॉयलेटरी, तो क्वेश्चन था कि टॉयलेटरी में क्या यूज होता है, टॉयलेटरी का मतलब साबुन। तो एक तो देखिए यूपीएससी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का सबसे मूल कारण जो है वो मूल कारण में ये है कि उसकी जो भाषा है, तो भाषा की जो समृद्धता है वो यूपीएससी जितना समृद्ध शब्दों का प्रयोग करता है उतना मेरे दृष्टिकोण में कोई कंपटीशन वाला, जो कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में उतना समृद्ध भाषा का प्रयोग अन्य परीक्षाओं में नहीं होता है। जनरली अगर पूछ देता है कि साबुन में क्या यूज होता है तो आदमी का दिमाग भी थोड़ा जल्दी चला जाता है, टॉयलेटरी में क्या यूज होता है। तो बहुत से लोग उनके शब्दों को समझने में ही उनका समय क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, पीछे वर्षों के, गत वर्षों के जब आप प्रश्न देखते हैं, तो कम से कम ये जो उसकी भाषा है उस भाषा को समझ में आपको धीरे धीरे उसका भाषा जो है उसकी घुलनशीलता आपके मस्तिष्क में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो भाषाई घुलनशीलता को बढ़ाने के लिए
आपको पिछले वर्षों के प्रश्नों का प्रैक्टिस निश्चित रूप से करना चाहिए। बाकी एक बात निश्चित रूप से जान लीजिए कि यूपीएससी में पिछले वर्षों के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, और अगर रिपीट होते हैं तो वो प्रश्न में कुछ पूछा और वहां पर कुछ शेष रह गया तो आगे संभावना बनती है कि हां इससे आगे ये क्वेश्चन जा सकता है। तो पिछले वर्षों का क्वेश्चन रिवीजन करने के पीछे सिर्फ यही उद्देश्य है कि आप जो भाषा की जटिलता है, प्रश्नों में जो भाषा की जटिलता है, इस भाषा की जटिलता से क्या हो जाए, मुक्ति प्राप्त कर लें। यानी भाषा की जटिलता आड़े ना आए, इसलिए आपको पिछले वर्षों के प्रश्नों का प्रैक्टिस निश्चित रूप से करना चाहिए। जो आप हमेशा सुनते हैं कि प्रैक्टिस करो पिछले क्वेश्चंस जो पीछे 10 साल में आए, इसके पीछे का एकमात्र विज्ञान यह है कि भाषाई जटिलता जो है, शब्दों की जो जटिलता है, उससे आप मुक्ति पा सकें। आप देखेंगे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब जब आप उठा के देखेंगे तो देखेंगे आंसर बहुत छोटा सा निकल के आ रहा है, लेकिन प्रश्न जो है वो बड़े लंबे लंबे रहते हैं। कई बार इतने लंबे रहते हैं कि सामान्य बच्चे सोचते हैं ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है, और 2-4 लाइन पढ़ने पर अगर समझ में नहीं आता है तो वो उसको छोड़ देते हैं। छोड़ देने के पीछे ये होता है कि वो प्रश्न को देख के ही घबरा जाते हैं। यदि उस प्रश्न को ठीक ढंग से पढ़ लें वो, तो अमूमन जो भी लड़का थोड़ा पढ़ा लिखा है, जो तैयारी कर रहा है, वो उसका आंसर निश्चित रूप से दे सकता है। लेकिन उसमें इतना ज्यादा शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इतना बड़ा क्वेश्चन बना दिया जाता है कि उसके कारण उनको देख करके जो है ये क्या लगता है, प्रश्न में गंभीरता ज्यादा दिखने लगता है, और इसके चलते वो प्रश्नों से एस्केप करने का, प्रश्नों से बचने का कोशिश करते हैं कि जो थोड़ा कम है उसको पहले देख लेते हैं, इसको बाद में देख लेंगे, और फिर बाद में समय नहीं रहने की वजह से फिर लौट कर नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए आप पिछले वर्षों का जो प्रश्न है इसका तैयारी जरूर कीजिए, ताकि आपकी जो भाषाई जो समस्या है उससे आप निश्चित रूप से निपट सकें। अब रही बात की एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए, निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, इससे आपकी तैयारी होगी। यदि आप हमारे साथ तैयारी करते हैं तो कम से कम, या हमारे जो संस्थान है इससे आप जुड़ते हैं, तो हम लोगों का जो प्रैक्टिस सीट है, जो हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स हमारे हैं, इस प्रैक्टिस सेट्स के दरमियान जो है, जो हमारे जो प्रैक्टिस सेट्स के दरमियान है, इस दरमियान भी आपको बहुत सारे क्या मिल जाएंगे, क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब देखिए कि अब जीव विज्ञान में अगर आप पढ़ना चालू करते हैं तो निश्चित रूप से कोशिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेबस के अंतर्गत आता है। कोशिका, मानव संरचना, मानव ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो मुख्य जो प्राइम फीचर है वो ह्यूमन है। फिर मानव से ही संबंधित सारा चीज देखना है आपको, तो मानव में कोशिका भी पढ़ना है। मानव के लिए जो जो उपयोगी है, चाहे वह जीव विज्ञान से आ रहा हो, चाहे भौतिक विज्ञान से आ रहा हो, चाहे रसायन विज्ञान से आ रहा हो, चाहे वो अप्लाइड आ रहा हो, तो उन सब जगहों पर आपको ये सिलेबस को पढ़ने के बाद ही इसके आंसर कर सकते हैं। तो आप लोग आइए, हम आपको एक एक करके ये सभी सब्जेक्ट्स को क्लियर करेंगे, और इसमें यदि आप पढ़ के आते हैं तो ज्यादा आसानी है। बाकी हम एक एक चीज आपको बताएंगे कि क्या चीज पढ़ना चाहिए और क्या चीज छोड़ना चाहिए। यूपीएससी की तैयारी में पढ़ने से ज्यादा छोड़ने पर भी ध्यान देना चाहिए। कई बार लोग ज्यादा पढ़ लेते हैं, जो समस्या बन जाती है। तो आज की परिचर्चा हम लोग यहां पर यह रख रहे हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में यह सिलेबस है, ये आपको पढ़ना चाहिए। बाकी छोड़ना चाहिए तो क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या छोड़ना चाहिए, इसका डिस्कशन जो है, इसकी परिचर्चा हम लोग अपने आगे वाली कक्षाओं में करेंगे। बहुत हद तक आपको समझ में आया होगा कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, और फिर आप हमारी अगली क्लासेस देखें, उसमें आपको सब चीज क्लियर होगा। तो समय के अभाव में
आज हम लोग यहीं पर अपनी परिचर्चा को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।